आज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से जब संविधान तैयार हुआ उस समय केवल 8 अनुसूचियाँ शामिल की गई थीं। बाद में विभिन्न संशोधनों द्वारा 4 अनुसूची और जोड़ी गई। तो 8 अनुसूचियों के बारे में बताने से पहले मैं आपको 4 और अनुसूची बता दे रहा हूँ जो कि इसमें जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, उसमें क्या है। तो सबसे पहली अनुसूची भारतीय संविधान के निर्माण के ठीक 1 साल बाद 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा उन्मूलन के निवारण हेतु कानून बनाने के लिए 9वीं अनुसूची बनाई गई। 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर कोई भी न्यायालय में नहीं जा, ऐसी व्यवस्था 9वीं अनुसूची में थी कि जो विषय 9वीं अनुसूची में उसके लिए न्यायालय में आप नहीं जा सकते, उस पर न्यायपालिका को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। लेकिन सन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया और कहा कि 1975 के पहले जो विषय 9वीं अनुसूची में हैं उस पर तो न्यायालय निर्णय नहीं ले सकता, विचार नहीं कर सकता, किंतु 1995 के बाद में अगर कोई विषय 9वीं अनुसूची में शामिल की जाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है। तो 9वीं अनुसूची जो कि 1951 में जोड़ा गया, उसमें भू सुधार और जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित कानून हैं, विषय रखे गए हैं। इसके बाद 10वीं अनुसूची 1952 में जोड़ी गई, जिसमें दल बदल को रोकने के लिए उससे संबंधित कानून बनाए गए, प्रावधान हैं। दल बदल क्या है कि जब कोई सांसद विधायक एक पार्टी से चुनाव जीत जाता है तो वह विचारधारा के नाम पर, सिद्धांतों के नाम पर वह अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो अगर वह नैतिक रूप से ऐसा करना चाहे तो कर सकता है, किंतु उसमें अगर नैतिकता नहीं है और किसी दबाव में, किसी प्रलोभन में या लोभ के कारण अगर वह ऐसा कर रहा है तो यह लोकतंत्र के लिए अनुचित होगा। इसको रोकने के लिए दल बदल कानून के माध्यम से इसको रोकने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची जो कि पंचायतों से संबंधित है, उनको अधिकार देने से संबंधित है, इसको 1992 में 73rd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में गांधी जी के सपना को पूरा करने के लिए, गांधी जी का सपना था कि पंचायती राज व्यवस्था रहे। संविधान निर्माण के समय भारत में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, संसाधन थे। आप लोग जानते हैं कि भारत का एक विभाजन ऑलरेडी हो चुका था, 562 देशी रियासतों को एक करना था। सांस्कृतिक भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि ग्रामीण स्तर तक शासन, स्थानीय स्वशासन की बात की जा सके। तत्कालीन समय में संविधान निर्माताओं ने इसको भविष्य के लिए छोड़ दिया। बाद की सरकार ने 1992 में 73rd अमेंडमेंट किया, सुधार किया 73वां, और उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ा। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को अधिकार दिए गए, उनके कार्य क्षेत्र गठन का पूरा ब्यौरा उसमें दिया गया है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए हैं जो पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसी साल 1992 में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं, शहरों के लिए भी स्थानीय स्वशासन जरूरी है, तो नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय सुनिश्चित किए गए। तो 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, जो कि 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1992 में, जबकि 11वीं अनुसूची 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 में ही जोड़ी गई। वो ग्रामीण स्तर पे पंचायत व्यवस्था के लिए है और ये नगर पालिकाओं से संबंधित है 12वीं अनुसूची। तो इस तरह से आप लोग 9वां, 10वां, 11वां, 12वां जो संशोधन किया गया, जोड़ा गया संशोधनों के द्वारा, उसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त किए। अब पहली अनुसूची के बारे में हम लोग बात करते हैं।
तो मूल रूप से आप देखिएगा कि भारतीय संविधान के अगर पहला जो भाग है, पहला अनुसूची है या पहला अनुच्छेद है, सभी में भारत के बारे में परिचय ही बताया जाएगा। तो इसी तरह से अनुसूची जो पहली अनुसूची है उसमें भारतीय संघ और उसके राज्यों के बारे में बताया गया। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ में जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यों के गवर्नर, राज्यपाल, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, विधान परिषद के उपाध्यक्ष जिन्हें सभापति और उपसभापति कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा नियंत्रक परीक्षक, ये सब जो पदाधिकारी हैं इनका वेतनमान क्या होगा, इनके वेतन क्या होंगे, भत्ते क्या होंगे, इनकी सैलरी क्या होगी, टीए क्या होगा, सब जो सारी चीज़ें दूसरी अनुसूची में शामिल की गई। तीसरी अनुसूची में इन्हीं सब के शपथ लेने का व्यवस्था की गई है कि शपथ लेंगे वो कैसा शपथ लेंगे, क्या प्रारूप होगा, शपथ लेने का तरीका क्या होगा, ये सब चीज़ें वर्णन तीसरी अनुसूची में की गई है। जबकि चौथी अनुसूची में महत्वपूर्ण रूप से यह बताया गया है कि भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि होंगे। यानी राज्यसभा, जैसे आप लोग जानते हैं कि संसद के 2 अंग हैं, अंग तो 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, किंतु यहाँ सदनों की बात हो रही है। तो 2 सदनों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कितना होगा, कैसे होगा, इसका वर्णन अनुसूची 4 में बताया गया है। अनुसूची 5 में भारत में एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कैसे प्रतिनिधित्व होगा, उन क्षेत्रों का कैसा प्रशासन होगा, इसके बारे में बताया गया। जबकि छठवीं अनुसूची में आप लोग 3 राज्यों का नाम याद रखिए। असम में मित्र, तो असम, में से मेघालय, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के विकास, उनका प्रशासन, उनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, उसकी अलग से व्यवस्था के लिए छठी अनुसूची बनाई गई। 5वीं अनुसूची में पूरे भारत में जितने राज्य हैं, सभी राज्यों के जनजाति और अनुसूचित जनजाति दोनों क्षेत्रों के विकास और उनके प्रशासन से संबंधित वर्णन किया गया है। मूल रूप से जो छठी अनुसूची जोड़ी गई उसमें केवल इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों, यहाँ कुछ विशेष जनजाति के वर्ग रहते हैं, उनकी भौगोलिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हैं, उसको बचाए रखने के लिए छठी अनुसूची बनाई गई और उसमें केवल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है अलग से। इसको सिंपली एक ट्रिक छोटा सा आप याद कर सकते हो कि असम में मित्र, आपका मित्र कहाँ है, असम में है, तो मित्र असम में है, तो इससे आप याद कर सकते हैं असम, में से मेघालय, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। तो इस तरह से आपको याद रहेगी छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची, इसमें आपको पता है कि भारत एक संघीय देश, तो जो संघीय राज्य है या संघीय देश है, संघों का यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो यहाँ 2 तरह की सरकारें हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ 2 तरह की सरकारें हैं तो उनका कार्यक्षेत्र अगर बटा नहीं रहेगा, उनकी शक्तियाँ अधिकार में विभाजन स्पष्ट रूप से नहीं रहेगा लिखित रूप में, तो निश्चित है कि वहाँ पे टकराव होगा, विवाद होगा। इससे बचने के लिए 7वीं अनुसूची में 3 श्रेणी विषयों का, कार्यों का विभाजन किया गया, शक्तियों कह सकते हैं, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार सुचारू रूप से मिलकर काम कर सके और देश को समृद्ध और शक्तिशाली बना सके। पहला कैटेगरीज है
एक भाग है जिसे बोलते हैं संघ सूची, यूनियन लिस्ट। दूसरा भाग है स्टेट लिस्ट, जिसे राज्य सूची कहते हैं। और तीसरा भाग है समवर्ती सूची, जिसे कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है।